अच्छा जी, तो रेवेन्यू हमारे पास 480 है, सही है बिल्कुल। क्वेश्चन की वर्डिंग से लग रहा है कि जो है वो शायद 960 होगा, नहीं 960 नहीं है जी, ये हमारा जो है 480 हर साल का 480 ठीक है, एज एट 960 हो जाएगा, मगर एज एट पे हम काम नहीं करते, हम तो बारी बारी डिस्काउंटिंग नहीं करते, हर साल की अलग डिस्काउंटिंग नहीं करते। जैसे हुजैफा ने कमेंट भी कहा, अभी कमेंट शेयर भी कर लेते हैं कि हम तो हर साल की अलग अलग डिस्काउंटिंग करते हैं। तो जब हम हर साल की अलग अलग डिस्काउंटिंग करते हैं तो हमें हर साल का अलग अलग रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी कि 960 में तो दोनों शामिल होंगे, पुराना भी और नया भी। नहीं नहीं, हमें खाली सेकेंड ईयर पे काम करना, ठीक है ना। तो सेकेंड ईयर का कितना है, हाँ बिल्कुल, रेवेन्यू फॉर द ईयर, वेरी गुड परफेक्ट, ठीक है। ये हुजैफा का कमेंट ले लें जी, थोड़ा सा इन्होंने वर्डिंग थोड़ी सी हार्श यूज कर ली है, थोड़ी सी, मगर खैर उन्होंने कहा जी अगर एज एट कैश फ्लो रखेंगे तो एज एट साउंड इलॉजिकल टू डिस्काउंट एज एट कैश फ्लो फॉर द ईयर आर डिस्काउंटेड एवरी ईयर एट अ डिफरेंट डिस्काउंट रेट, हर साल का अपना डिस्काउंट रेट होता है। अच्छा, रेवेन्यू हर साल का 480 आ गया, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर कितना है हर साल का, एक्सपेंडिचर कितना था एडिशनल, आई थिंक 240 था। नहीं उसामा देखो 960 बिल्कुल मैं मानता हूं 960 होगा, मगर 960 में तो पहला और दूसरा का मिला हुआ होगा ना। हम तो हर साल का अलग, देखो दीवार बनी हुई है, पहले साल के बाद एक दीवार है, सेकंड ईयर का एक और दीवार है, 3 साल का एक और दीवार है। दीवार का मतलब क्या है कि ईयर 1 के बाद अब ये ईयर 2 शुरू हो चुका है, ये ईयर 2 की बाउंड्री शुरू हो गई, तो ईयर 2 की बाउंड्री में तो खाली उसी साल का 480 आएगा ना। अगर मैं 960 लिख दूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने ईयर 1 का 480 भी इस साल के फिगर में ऐड कर दिया। जैसे कमेंट में भी इन्होंने कहा कि हमें डिस्काउंटिंग हर साल की अलग करनी होती है, हर साल का डिस्काउंट फैक्टर अलग होता है, तो हम सिर्फ रेलेवेंट उसी साल के फिगर को लिखना चाहेंगे उस कॉलम में। इस कॉलम में जितनी फिगर आएंगी वो सारी की सारी किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ईयर 2 को, ओनली ईयर 2 को, ओनली ईयर 2, सही है ना। इसलिए तो मैंने कहा इस पर डिटेल बात कर लूं क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हिट कर रही होती हैं हमें। 240। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और क्या आएगा जी। अच्छा अब आ जाए जरा आगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एडिशनल, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सतीश। अच्छा एक बात मुझे बताएं, ये 1 का क्या मतलब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ 1 लिखते हैं तो इस 1 का मतलब क्या होता है, स्टार्ट ऑफ ईयर 1 या एंड ऑफ ईयर 1, क्या कहते हैं आप, ये 1 का मतलब क्या है। एक सवाल है, एंड ऑफ ईयर 1 कहूंगे या स्टार्ट ऑफ ईयर 1, एक डिफॉल्ट assumption होती है कि all cash flow are assumed to have been occurred, yes all cash flow are assumed to have been occurred at the end of the period, end of year 1, this is end of year 4, this is end of year 5, हर साल का एंड, आखिर आखिर में जाके, ये एक assumption है, बेसिक लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में इम्प्लाइड एनपीवी की लिमिटेशन भी यही है कि दरमियान के कैश फ्लो को ये नहीं देखता, ये अज्यूम करता बस आखिर के कैश फ्लो को देख लो, ये इसकी लिमिटेशन, दैट्स इट है। दुनिया में कोई चीज परफेक्ट थोड़ी है, कुछ ना कुछ जो है वो चलता ही रहता है हर दफा। खैर तो रिपीट करता हूं मैं अपनी बात को कि भैया ये एंड ऑफ ईयर 1 होता है, 1 का मतलब 2 का मतलब एंड ऑफ, इस पे तो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट, जब कैपिटल लास्टिंग पे आएंगे बहुत बेहतरीन आईक्यू के पास पेपर्स हैं जहां पे इस कॉन्सेप्ट को एग्जामिनर ने बहुत ही जबरदस्त लेवल पे पूछा है, ठीक है। अच्छा चलो आ जाओ उधर आगे, क्या कह रहा था मैं आपसे, क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था, हाँ एडिशनल मेंटेनेंस, ये लाइन में हाईलाइट करना चाहूंगा, फिर आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या करना है। एडिशनल मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर will be paid at the start of year 2 and year 4 amounting 25,000, क्या कहेंगे आप, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 में लिखेंगे 1 में लिखेंगे, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 का मतलब है कि, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 का मतलब है कि, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 का मतलब है कि एंड ऑफ ईयर 1, परफेक्ट जबरदस्त, एंड ऑफ ईयर 1, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 का मतलब है, क्लोजिंग ऑफ ईयर 2 का मतलब है ओपनिंग नहीं, एंड ऑफ ईयर 1, क्लोजिंग ऑफ ईयर 1, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 यानी कि ओपनिंग ऑफ ईयर 2 मींस एंडिंग बैलेंस ऑफ ईयर 1, यही होता है ना, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, और एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ ईयर 4 एंड ऑफ ईयर 3, सही है। चलें जी, तो इसको लिख दे मेंटेनेंस को, कोई टेंशन की बात थोड़ी थी सर, ये तो आसान था, नहीं कहानी में मैं वापस कह रहा हूँ ट्विस्ट है, ये सवाल इतना सीधा लग रहा है आपको, इतना सीधा है नहीं, इतना सीधा है नहीं, कितना है भैया, हाँ अगर डिस्काउंट रेट गलत हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा बासी, ये असल सारा गेम ही डिस्काउंट फैक्टर के 25 मिलियन का जी,
25 25 का 25 25 25 25। अच्छा भैया आगे बढ़ते हैं, कहानी में ट्विस्ट अभी आएगा आगे जाके। सरफराज, अच्छा वो डेप्रिसिएशन भी तो है। अच्छा वर्किंग कैपिटल आ गया। अच्छा वर्किंग कैपिटल का करते क्या है? वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? वर्किंग कैपिटल की बहुत उम्दा एग्जांपल क्या है? बहुत उम्दा एग्जांपल वर्किंग कैपिटल की क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री रिसीवेबल भी होता है, इन्वेंट्री कर लेते हैं चलो। अच्छा अब एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करता हूँ आपसे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। यार वर्किंग कैपिटल पे मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आसान सा है, लॉजिकली बात करेंगे ताकि चीज ध्यान में रहे। यार हमने ना मिलके एक सुपरमार्केट ऑन किया, सुनिएगा, हम सब मिलके एक सुपरमार्केट ऑन करना चाहते हैं, सुपरमार्ट ऑन करना चाहते हैं, बीएफडी सुपरमार्ट। क्या नाम है उसका जी? बीएफडी सुपरमार्ट। ठीक है जी। अब बीएफडी सुपरमार्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं मिसाल में मिलके, सही है जी, हाँ मैंने भी यही नाम रखा है आदि। अब बीएफडी सुपरमार्केट मार्ट में लॉन्च करना चाह रहा हूँ, अब हम मिलके लॉन्च करना चाह रहे हैं सब में, तो हमें दो तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है। एक इन्वेस्टमेंट किस पे करनी है? एक इन्वेस्टमेंट करनी है इन फिक्स्ड एसेट्स। एग्री करते हैं? एग्जांपल दें फिक्स्ड एसेट की इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एग्जांपल क्या लगाएंगे? सुपरमार्केट अगर हमने वो करनी है, रेंट पे प्रेमिसेस ले लिए चले, तो फिक्स्ड एसेट बताएं क्या होता है सुपरमार्केट में, क्या क्या फिक्स्ड एसेट नजर आता है आपको? थोड़ा प्रैक्टिकल है ना, तो पार्टिसिपेट करें कि अगर मैं सुपरमार्ट ऑन करना चाहता हूँ हम सब मिलके, तो हमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट करनी है? शेल्फ, वेरी गुड। एलिवेटर, अच्छा बहुत बड़ा सुपरमार्केट लग रहा है आपका जो आपके जहन में। काउंटर्स, कंप्यूटर्स, वेरी गुड। एसी, उसके बगैर काम नहीं हो सकता, एसी चिलर जो भी है, सही है ना। शेल्फ हो गया, ठीक है। कैश मशीन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर्स बिल्कुल सही है। लिफ्टर्स वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस डिवाइसेस, परफेक्ट एग्जांपल, बिल्कुल सही, ठीक है। लैंड हम एज्यूम करेंगे यार, रेंट पे ले लेंगे, बहुत बड़ी जगह लेनी पड़ेगी ना, रेंट पे बहुत बड़ी जगह लेना आसान नहीं है यार, ठीक है। अहमद क्या कह रहे हैं? एसी भाई, एसी। ईआरपी, हाँ सही है, वेरी गुड। ट्रॉलीज, वेरी गुड, ठीक है जी। बन गई सुपरमार्ट हमारी, बन गई बस। अब आ जाए जरा, अब ये शेल्फ है, ये शेल्फ भी है ना। अब हम इनॉग्रेशन करना चाह रहे हैं, हमने कहा जी इनॉग्रेट करेंगे रिजल्ट वाले दिन। रिजल्ट वाले दिन करना चाहिए, नहीं पेपर के अगले दिन करना चाहिए। खैर हमने कहा जी माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आया खुशी में, अगले दिन हमने चलो भाई बीएफडी सुपरमार्ट लॉन्च कर रहे हैं। अब ये जो शेल्फ है, ठीक है। खैर नहीं, शेल्फ में मैं अभी बात करता हूँ, शेल्फ में कुछ और आएगा। शेल्फ में अब मसला ये शेल्फ खाली है और हम इनॉग्रेट करना चाह रहे हैं, खाली शेल्फ से हम क्या इनॉग्रेशन कर सकते हैं? कस्टमर आए, ठंडी हवा खाए, मुआयना करे, चला जाए, ये थोड़ी पर्पज है यार। ये शेल्फ जो खाली है इनमें क्या करना पड़ेगा भाई? इस पे गुड्स रखनी पड़ेंगी, इसमें इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी इन्वेंट्री? कस्टमर से एडवांस लेंगे, कस्टमर बोलेंगे यार आज आप बुकिंग करा लें, कल आपको ग्रोसरी मिल जाएगी, बल्कि घर पे डिलीवर कर देंगे, आज आप एडवांस दे दें। वो कस्टमर कह रहा है भाई मैं क्या एडवांस दूं, क्या समझ में आ रहा है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो हमने कहा नहीं आप मसला नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, ये शेल्फ भरने पड़ेंगे यार, ये शेल्फ भरे होने चाहिए, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन्वेंट्री में। पहली इन्वेंट्री आपको अपने पैसों से डालनी पड़ेगी, सप्लायर भी नहीं देगा पैसे, बोलेगा नया सुपरमार्केट है आप पैसे दो ना दो पता नहीं। तो इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एग्री करेंगे। अच्छा आपने लेट से एक इन्वेस्टमेंट हमारी ये हो गई, लेट से ये इन्वेस्टमेंट बड़ी महंगी हो गई, ये हो गई 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट कर दी? 20 मिलियन की। ऐसे ही फिगर डालने में क्या जा रहा है यार, कौन सी हम एक्चुअली फिगर डाल रहे हैं यहाँ पे? 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ कर दी और इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दी ऐसे ही 5 मिलियन की। कितने की इन्वेस्टमेंट कर दी? 5 मिलियन की। 25 मिलियन का प्रोजेक्ट है जी। अच्छा अब सवाल तो ये इन्वेस्टमेंट तो आसान नहीं है। बंदा कह रहा है शेल्फ में जो पैसा लगा, टेंशन की क्या बात है, वो गुड्स बिक जाएंगी तो आप ले लेना अपने पैसे वापस। क्या सही कह रहा है वो कह रहा है कि जो आपने शेल्फ में गुड्स आपने रखवाई हैं तो वो तो आप सेल करोगे तो पैसे आ जाएंगे, क्या ख्याल है? तो वो जो 5 मिलियन है वो तो वापस नहीं मिल जाएंगे आपको। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ओनर, हम लोग जो ओनर्स हैं, हम 5 मिलियन अपने वापस निकाल लें ये शेल्फ में जो इन्वेंट्री है बेच के? क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से नहीं, इख्तिलाफ है मुझे इस पर। मतलब ये जो इन्वेंट्री बिकेगी ये शेल्फ में, जो पहली इन्वेंट्री होगी, जब आप ये सेल करोगे तो इसके पैसों से ओनर को वापस नहीं करिएगा। इसके पैसों से क्या करेंगे? इसके पैसों से हम री इन्वेस्ट करेंगे, रीपर्चेज करेंगे, रीबाय करेंगे। ये शेल्फ खाली तो नहीं छोड़ सकते ना, इसको भरना तो है। तो कहने का मतलब है पहली इन्वेंट्री बिकेगी तो दूसरी इन्वेंट्री का पैसा, दूसरी इन्वेंट्री आएगी, दूसरी इन्वेंट्री बिकेगी तो तीसरी इन्वेंट्री आएगी, तीसरी, मतलब आप समझे, रोलिंग शुरू हो जाएगी। फिर पहली इन्वेंट्री के लिए बस आपको पैसा लगाना है घर से, मगर ये नहीं कि पहली इन्वेंट्री का पैसा आप घर ले जाएं,
जब वो बिक जाएगी तो आप उसे दूसरी इन्वेंट्री खरीदेगा। मेरी बात समझ रहे? शेल्फ तो हर वक्त खराब भरा होना चाहिए। शेल्फ तो आपने कभी खाली छोड़ा, सुपरमार्केट की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो कहने का मतलब है क्या मैं कह सकता हूं कि ये पैसे फंस गए, ब्लॉक हो गए। एग्री करते हैं? ब्लॉक समझते हैं कि हमें तो लगा था कि वो सामने हमारे पैसे लगे हुए शेल्फ में, अभी गुड बिक जाएंगे और हमें पैसे वापस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। उन पैसों से तो उसने नया स्टॉक ले लिया, हम बैठ देखते रह गए। मुझे एक बात बताएं, क्या ये पैसा ब्लॉक हो गया? कब तक के लिए? 6 महीने के लिए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, कब तक के लिए? ये पैसा तो मुझे लग रहा है कि जब तक सुपरमार्केट बंद नहीं हो जाती ये पैसा ब्लॉक रहेगा। क्यों? आप इन्वेंट्री बेचेंगे, उससे नई इन्वेंट्री खरीद लेंगे, इन्वेंट्री बेचेंगे, उससे नई इन्वेंट्री खरीद लेंगे। जब तक बिजनेस चलेगा ये पैसा आपका ब्लॉक ही रहेगा। यस यस, रिलीज होगा पैसा, रिलीज होगा पैसा। कब होगा ये रिलीज? ये पैसा वापस कब मिलेगा बताइए, आपको पता है? ये पैसा उस वक्त वापस मिलेगा जब बिजनेस का वो क्या कहते हैं, आपने नाम देखा, क्लोजर सेल, शटडाउन सेल, नाम सुना है कहीं आपने? कि जब कोई बिजनेस बंद हो रहा होता है तो कहता है जी चलो जी ले जाओ, कोई मसला नहीं, खैर हो गई। तो जो आखिरी सेल होगी, आखिरी उसको बेच के रीपरचेज नहीं करना होगा, उसको बेच के कोई नया आइटम नहीं खरीदना होगा। बाद में समझ रहे हैं? जो आखिरी इन्वेंट्री आप बेचेंगे, उस आखिरी इन्वेंट्री को बेचने के बाद आपने कोई चीज रीपरचेज नहीं करनी, आखिरी इन्वेंट्री को बेच के आपने कुछ नया काम नहीं करना। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो आखिरी इन्वेंट्री बेच के पैसे आएंगे वो ओनर वापस ले जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट हुआ फिर? यहाँ पे ये वर्किंग कैपिटल में 40,000 रुपए लगा रहा है, यानी कि इन्वेंट्री में 40,000 रुपए लगा रहा है मिसाल के तौर पे। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करें? क्या ट्रीटमेंट करें? नहीं, बेल आउट कैश फ्लो भी कह सकते हैं हुजैफा, मगर बेल आउट कैश फ्लो में सारी इन्वेस्टमेंट वापस हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट करें? एयर 0 पे माइनस कर दें, क्योंकि एयर 0 पे पैसे लगाने पड़ेंगे ना। ये इन्वेंट्री ये वही है, शेल्फ हमें भरने थे तो हमने 5 मिलियन लगा दिया शेल्फ में, सही है। हर साल माइनस नहीं, हर साल नहीं माइनस करेंगे अब्दुल हनान, एक दफा पैसा लगा दिया ना, वर्किंग बैलेंस शीट आइटम है। ओ ये मैंने क्या बोल दिया, चलो मैं बात करता हूँ। और ये पैसा अब आपने लगाया, अब ये पैसा ब्लॉक है। अच्छा, अब हर साल हनान इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अब्दुल हनान आपने पहले साल पैसा लगाया। अब आप क्या करोगे? अब जो सेकंड इन्वेंट्री अब आपको वापस थोड़ी ओनर के पैसों से खरीदनी है। सेकंड इन्वेंट्री का पैसा तो आ गया ना, जो पहली इन्वेंट्री सेल करोगे उससे सेकंड इन्वेंट्री परचेज हो जाएगी, जो सेकंड सेल करोगे उससे थर्ड हो जाएगी, थर्ड से फोर्थ हो जाएगी। मैं कहता हूँ गाड़ी चलनी शुरू हो गई, साइकिल चलनी शुरू हो गई, रोलिंग होनी शुरू हो गई। क्या ख्याल है? तो सिर्फ पहले साल आपको दिक्कत हुई, परेशानी हुई, बोझ उठाना पड़ा, आगे के सालों में तो खुद ही वो चलता रहेगा हिसाब। अच्छा, और ये पैसे वापस कब मिलेंगे? सही कह रहे हैं हुजैफा अब्बासी, सही कह रहे हैं लाइबा, सही कह रहे हैं उमामा जाबिर, आखिरी साल। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, 40 रुपए आखिर में मिल जाएंगे, परफेक्ट, बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, अब मसला हो गया ये मैंने यहाँ गलती कर दी, बताओ क्या क्या गलती की है? अहमद कमाल ने बहुत सही पकड़ा, वेरी गुड। एडिशन अगर होगी तो आएगी, वो मैं आगे जाके सिखाऊंगा आशीष, बिल्कुल एडिशन आगे जाके आएगी। मैं चलो अभी आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँ ना, बिल्कुल सारा का सारा बोझ आज ही डाल दूंगा तो फिर आप फंस जाओगे। अच्छा, इसमें गलती है, बताओ क्या क्या? मैंने कॉन्सेप्ट तो सही डिस्कस किया है, मगर आई थिंक हमने थोड़ी जल्दबाजी कर ली। चाहे मैं जानबूझ के लिखा है ताकि मैं चाह रहा था कुछ लोग आइडेंटिफाई करें, कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा भी है कि टैक्स की वर्किंग में ये नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम है, ना इनकम है ना एक्सपेंस है, तो ये करना यही है। मगर अभी सबर कहते हैं, थोड़ा सा सबर करते हैं फिर ये काम कर लेंगे। करना तो है ये काम, मगर अभी नहीं करना। बात समझ रहे हैं आप? अभी नहीं करना, क्योंकि अभी तो हम टैक्स की बातें करें, जब भी तो हमने एसेट को नहीं रिकॉर्ड किया ना, एसेट को भी डेफर किया था। ठीक है, अजान मेरे पास अभी 5 मिनट बाद होती है, फिर मैं ब्रेक करता हूँ अजान का उसामा। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, अच्छा अब तो ये अभी वर्किंग कैपिटल को डेफर करिए, मगर अच्छा ट्रीटमेंट डिस्कस हो गया। टैक्स रेट आ गया 30, टैक्स नहीं लिखेंगे। टैक्स से पहले वो क्या लिखेंगे, अभी बात हुई थी, बताइए शाबाश। टैक्स से पहले क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन लिखना है ना चंदा, डेप्रीसिएशन। चलो जल्दी जल्दी बता दो, डेप्रीसिएशन कितना डेप्रीसिएशन है भैया? डेप्रीसिएशन। अच्छा, ये अकाउंटिंग एंड टैक्स है, हम अज्यूम करेंगे कुछ नहीं लिखा तो दोनों सेम है, कुछ नहीं लिखा तो दोनों सेम है भाई, दोनों सेम है, दोनों सेम। वैसे इसने स्ट्रेट लाइन बोला, हमने स्ट्रेट लाइन नहीं करना। टैक्स वाली वैसे रिड्यूसिंग बैलेंस होती है, मगर रेट नहीं बताना रिड्यूसिंग बैलेंस का, तो ओवरथिंक नहीं करेंगे, ओवरथिंक नहीं करेंगे।
चंदा अहमद, ये रिड्यूस स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है लड़के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपके सर नाराज हो जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर आपने गलत डेफिनेशन निकाली, समझ में आई? 900 माइनस 150 डिवाइड बाय 5, सही है ना? 180 आ रही है आई गेस। नहीं 180 नहीं आ रही ना चंदा, 180 तो तुम्हारी आ रही थी अहमद, कोई मसला नहीं। 150 गलती हो जाए अभी मसला नहीं है, पेपर में नहीं करनी, बस पेपर में नहीं करनी, ये बात आगे तक चलती रहेगी। 1.5 लाख आ रही है, बेहतरीन है। अच्छा अब जल्दी से, बस मेरे ख्याल से गेम को खत्म करने का टाइम आ गया। कहानी में एक ट्विस्ट है, अभी बताता हूँ। कहानी में एक ट्विस्ट है, मैंने बताया ना अभी वर्किंग कैपिटल नहीं है, एक ट्विस्ट क्या अभी आ रहा है, ट्विस्ट। प्रॉफिट निकाल लें, प्रॉफिट निकालें, कितना आ रहा है प्रॉफिट? थैंक यू आदि। 65 आ रहा है, थैंक यू। 90 आ रहा है, थैंक यू। फिर वापस 65 आ रहा है, फिर 90 आ रहा है, फिर 90 आ रहा है। ठीक है, अब इस पर टैक्स लगा दें। अभी ट्विस्ट है, बताता हूँ क्या ट्विस्ट है। अभी टैक्सेशन लगाते हैं, सबर सबर सबर, अभी लिखते हैं। अच्छा फिर करेंगे क्या, पहले एक मिनट समझ लें। सही कह रहे हैं हमारा आसिफ, परफेक्ट। मैं भी बात करता हूँ इस पर आवाम से। पहले मैं आगे का काम करना चाह रहा हूँ यार। आगे क्या होगा, स्ट्रक्चर कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। रुकें, टैक्स लिखते हैं हादी अभी सर, पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें यार। इस सेक्शन में और क्या रह गया, पेपर में टाइम लेट से कम बचा हुआ है और आप कह रहे हैं यार बस जल्दी जल्दी चीजें फाइनल हो, क्या करेंगे जी? फौरन 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 टैक्स आ गया, मान लें टैक्स आ गया, डेप्रिसिएशन एड बैक कर दें। साथ सही कह रहे हैं, हादी सही कह रहे हैं, उमर जफर परफेक्ट, वेरी नाइस। सुनिए कहानी में भी ट्विस्ट है एक। और बताएं, और बताएं। टैक्स में बात करना चाह रहा हूँ, टैक्स में एक मसला है, बताता हूँ। टैक्स में जानबूझ के नहीं लिख रहा, मगर मैं चाह रहा हूँ आगे बात करें। और क्या आएगा इसमें, कंप्लीट कराइए, शाबाश, स्ट्रक्चर कंप्लीट कराइए। अब वो मैं लिख देता हूँ ना यार, वर्किंग कैपिटल और वो क्या नाम है, एसेट। टैक्स तो आ गया ना, 900 और 150 याद आ रहा है भैया? 900 और 150 याद आ रहा है? सेट है, सही है ना? सही है। और एक चीज और है, सेल टैक्स भी वर्किंग नहीं, सेल टैक्स नहीं है अभी। हाँ बताता हूँ मैं आदि। अच्छा और वर्किंग कैपिटल भी तो रह गया था चंदा, वर्किंग कैपिटल ये जीरो में 40 रुपए का माइनस, माइनस पहली इन्वेंट्री हमारे पैसों से आएगी, पहली इन्वेंट्री हमारे पैसों से आएगी। वर्टेक्स में एक मसला है, बताता हूँ। चलो मैं अजान के बाद बात करता हूँ, यहाँ तक नोट करें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। टैक्स से मुझे बात करनी है, अजान के बाद बात करता हूँ। यहाँ तक नोट करें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। अच्छा जी कंटिन्यू करते हैं बात को। अच्छा ये वर्किंग कैपिटल सवाल आया कि आखिरी साल सेम क्यों है, तो देखें वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है ना, बस उसने ये बताया 40 का वर्किंग कैपिटल है। प्रैक्टिकली सही कह रहे हैं कि आखिरी साल शटडाउन सेल लगेगी तो उस वक्त जो प्राइस होंगी वो डिफरेंट होंगी, उस वक्त जो प्रिवेल कर रहा होगा स्टेटस वो डिफरेंट होगा। मगर जब कुछ बताया हुआ नहीं है तो हम अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते ना। ठीक है, जैसे एक सवाल है कामयाब मार्ट 2013 BFD, अगले हैंडआउट में मिलेगा आपको, उसमें वो बोलेगा उजैफा सवाल वैलिड है कि जो भी पैसे आएंगे वो 80% होंगे हमारे, 80% होंगे उस वक्त की प्राइस के, यानी कि 100 की जगह 80 रुपए मिलेंगे, यानी कि 40,000 की जगह 32,000 रुपए मिलेंगे इस केस में अगर मैं अप्लाई करूं। मगर वो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, तो मैं अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकता। मगर आप सही कह रहे हैं, प्रैक्टिकली पूरे पैसे नहीं मिलते, जब आप शटडाउन सेल लगाते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट देना पड़ता है, प्रैक्टिकली पैसे कम मिल रहे होते हैं। सही है ना, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट भी आता है, वेरी राइट, सही कह रहे हैं अब्दुल, ये आगे जाके आएगा, इन्फ्लेशन इफेक्ट भी आएगा, वॉल्यूम इफेक्ट भी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा यार ये एक मसला है टैक्स में, टैक्स में एक मसला है, डिस्काउंट फैक्टर का मसला नहीं है, डिस्काउंट फैक्टर 7% है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7%, डिस्काउंटिंग 7% पे होगी। मसला ये है कि टैक्स ऐसे नहीं निकल सकता, टैक्स में एक मसला है, देख रहे हैं। अच्छा टैक्स के बाद आपको ये बातें समझ आ गई, डेप्रिसिएशन एडबैक हो गया, एसेट लिख दिया क्योंकि टैक्सेशन की वर्किंग के बाद एसेट लिखा जा सकता है, वर्किंग कैपिटल भी लिख दिया, वर्किंग कैपिटल डिस्कशन हो गया कि पहले हम अपने पैसे लगाएंगे और फिर हम सबर करते रहेंगे, ये सारे पैसे में वापस कब मिलेंगे, आखिरी साल जब प्रोजेक्ट खत्म हो रहा होगा।
अच्छा टैक्स में मसला सुन लें क्या है। एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा आपसे, अब आप सुनिएगा, मैं बड़ी काम की बात करने जा रहा हूँ, फिर ये सवाल भी एंड हो जाएगा और क्लास भी एंड हो जाएगी। आपने एक टैक्स में प्रोविजन सुना है कि अगर कोई लाइबिलिटी रिलेटेड टू एक्सपेंस या टैक्सेबल कह लें, टैक्सेबल लाइबिलिटी अनपेड फॉर 3 ईयर्स हो तो क्या होता है? ये आपने कहीं सुना है? ये सॉरी कहीं टैक्स में पढ़ा है आपने? कहीं पास में? अभी नहीं, सीफैप लेवल पे नहीं, आई थिंक बेसिक टैक्स में भी ये बात है, और प्रैक्टिकली भी क्लाइंट पे जो लोग टैक्स का हेड करते हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर 3 साल तक आपकी लायबिलिटी पे नहीं हुई होती तो टैक्स वाले उसे एड बैक कर देते हैं। ऐसा है, ऐसा सुना है आपने कहीं? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि एड बैक करने का मतलब क्या है कि दे इंक्रीज टैक्सेबल प्रॉफिट। क्यों करते हैं ऐसे? जुल्म कर लिया, नाइंसाफी कर ली, एक्सपेंस डिसअलाउड कर देते हैं। वेरी गुड, बहुत प्यारा वर्ड यूज किया इन्होंने, बहुत प्यारा वर्ड यूज किया, एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है। वेरी गुड, देन दिस एज एक्सपेंस इज डिसअलाउड। बहुत प्यारी बात की, किसने कहा? ये बिल्कुल सही कहा। ठीक है, हमारे से बात करते हैं क्यों करते हैं ऐसा। टैक्स वालों ने क्या नाइंसाफी कर दी हमारे साथ? ठीक है, जवाब दे। सतीश मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। Maintenance expense to be paid in the start of year 2 and year 4. So FBR will take these expenses in the years in which they are paid. But for the further NPV, it is assumed that start of year, end of year नहीं बात करते हैं। तो थोड़ा सा हमारा सिर्फ हाँ नहीं, ये FBR ने, अच्छा ये पे हुआ नहीं हुआ, पहले मुझे ये बताएं, ये पहले अलाउ हुआ होगा या डिसअलाउ हुआ होगा? ये पहले अलाउ हुआ होगा। वेरी गुड, दे हैव बीन अलाउड as expense on in the past even though not paid। कोई एग्जांपल दूं मैं आपको? रेंट बेहतरीन एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल देता हूं मैं। रेंट का नाम सुना है आपने? वैसे रेंट की एग्जांपल इतनी सुटेबल नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस की एग्जांपल सुटेबल होती है, मगर वो ऑलरेडी यहाँ पे आ रही। चले रेंट की एग्जांपल लेते हैं। अब रेंट आपने पे करना है, मगर लैंडलॉर्ड मुल्क छोड़ के चला गया, ठीक है, आखिरी किस्ती रेंट की, आप प्रेमिसेस वेकेट कर रहे थे, नए प्रेमिसेस आपने रेंट पे ले लिए, 1 महीने का रेंट रह गया था, वो बंदा जो प्रेमिसेस वेकेट किए वो बंदा अपनी जमीन बेच के मुल्क छोड़ के चला गया, पाकिस्तान छोड़ के चला गया, सही है। आपने इसीलिए प्रेमिसेस वेकेट किए क्योंकि वो सेल कर चुका था। अब मेरा सवाल है, सुनिएगा, ये बताइए मुझे कि अगर आपने रेंट उसको पे नहीं किया, सही है, क्या एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो चुका है नहीं हो चुका? सवाल है मेरा आपसे, क्या एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो चुका है? यस, एग्री करते हैं? जब भी तो डिसअलाउ कर रहे हैं कि रेंट लेट से 2018 में आपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया था, 2018 ईयर में आपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया था, फिर बाद में 3 साल हो गए यार, नहीं अकाउंटिंग एक्सपेंस नहीं, उमर दफर टैक्स एक्सपेंस की बात हो रही है, तो आपने इसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया था, हालांकि ये पे नहीं हुआ था। तो टैक्स वालों ने बोला भाई ठीक है 18 में नहीं तो 19 में पे कर दो, 19 में नहीं 20 में, यार 21 में तो वो कह रहे हैं 3 साल से ऊपर हो गया भैया, अब इसको क्या करो, डिसअलाउ कर देंगे। क्या कर देंगे हम? डिसअलाउ कर देंगे। यानी कि एक बात मुझे बताएं, पहले ये अलाउड था, आज क्या हो गया? ये डिसअलाउ हो गया। ये अलाउ किस बेसिस पे हुआ है? कैश बेस पे हुआ है, एक्रूअल बेसिस पे हुआ है? बस ये बता दें मुझे, किस बेस पे अलाउ हुआ है ये? नहीं मैं पूछ रहा हूं उमर जफर, इस केस में जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, आपने पढ़ा भी है, बहुत मशहूर एक सिनेरियो, इसका मतलब इन्होंने किस बेस पे अलाउ किया? बात, अच्छा दुनिया में कैश बेसिस होती है, एक्रूअल बेसिस होती है, ये भी सुन लें। दुनिया में वैसे टैक्स वाले आपसे पूछते हैं भाई आप कौन सी बेस फॉलो करेंगे, कैश बेस फॉलो करेंगे, एक्रूअल बेस फॉलो करेंगे, मगर मेजॉरिटी लोग कॉर्पोरेट क्लाइंट भी, आपके क्लाइंट भी, आप जाके अपने क्लाइंट से पूछ लें, जो मेजॉरिटी क्लाइंट है सब मेजॉरिटी किस पे चलती है? एक्रूअल बेसिस पे। क्यों? पीएनएल से ही
बनती है टैक्स लायबिलिटी। आप प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट लेते हो, उसी में प्लस माइनस शुरू कर देते हो। जो प्रॉफिट लॉस बनता है किस बेस पे बनता है? जो आपका टैक्स की वर्किंग कभी बनाई हो आपने, ये कभी देखी हो, तो हम क्या करते हैं? हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक और इस तरह से प्लस माइनस करते रहते हैं, प्लस माइनस करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट शुरू करते हैं जो कि एक्रूअल पे कैलकुलेट हुआ होता है। तो इतनी लंबी चौड़ी बातों की एक बात मैं करने जा रहा हूं, और फिर मैं इसको कनेक्ट करके क्लास भी एंड कर दूंगा कि भैया एक्सपेंस जो अलाउ होता है वो एक्रूअल बेस पे होता है आम हालात में, एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेस पे नहीं हो रहा होता। एक्रूअल बेस का मतलब है कि जब आप इनकर करेंगे तब पे रिकॉर्ड होगा। इनकर मतलब जब आप यूज कर लिया तो आप उसे रिकॉर्ड कर लो। जैसे अपने रेंट यूज कर लिया, प्रेमिसेस यूज कर लिया, आप रेंट रिकॉर्ड कर लो, मसला नहीं है, पे बाद में कर देना, मसला नहीं है, ठीक है, बस खत्म कर रहे हैं इसको। तो अब यहां आते हैं, यहां मसला क्या है, ये मुझे बताएं, क्या ये इस साल का एक्सपेंस है? यस और नो, ये मुझे बता दें, ये इस साल का एक्सपेंस है? यस और नो। मैं सवाल जो कर रहा हूं एक्सपेंस नहीं, पेमेंट इस साल हुई है, मगर ये एक्सपेंस कब का है यार? ये जो एक्सपेंस है असल में ये जो एक्सपेंस है ये ईयर 2 का एक्सपेंस है, ईयर 2 का एक्सपेंस है। और ये जो एक्सपेंस है ये कब का एक्सपेंस है? ये कब का एक्सपेंस है? ईयर 4 का एक्सपेंस, ईयर 4 का एक्सपेंस है। एक छोटी सी बात और, आपने 5 साल का एडवांस रेंट पे कर दिया, एक और एग्जांपल सुन लें, एक 5 साल का एडवांस रेंट पे कर दिया, क्या टैक्स वाले एक्सपेंस अलाउ कर देंगे? आपने अगले 5 सालों का एक्सपेंस आज ही पे कर दिया, रेंट आज ही पे कर दिया, क्या टैक्स वाले एक्सपेंस आज ही सारा अलाउ कर देंगे? नहीं नहीं, टैक्स वाले क्या बोलेंगे? बोलेंगे भैया जब आप इस्तेमाल करेंगे, इनकर करेंगे तब आ जाइएगा, सही है ना? डेफर्ड टैक्स वगैरह भी आप लोग पढ़ते रहते हो, उसी तरह चलता रहता है हिसाब किताब। खैर, तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक टाइम थोड़ा लिमिटेड है, नमाज का भी टाइम हो रहा है। तो एक मसला ये कि जो मेंटेनेंस है ना, ये टैक्स वाले आपको ईयर 1 में अलाउ नहीं करेंगे, ये ईयर 2 में अलाउ करेंगे, क्योंकि ये ईयर 2 में एक्रू हो रही है। आप कहें एडवांस पे हो गया, नहीं, एडवांस कैश बेस पे नहीं चलता। तो मैंने आपको ये प्रूफ भी दिया ना, ये आपने सुना है अनपेड फॉर 3 इयर्स डिसअलाउ हो रहा है, यानी कि पहले अलाउ हो चुका था, यानी कि पहले आप आईएनएस कर चुके थे। तो ऐसा नहीं है, अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये दो फिगर्स की वजह से टैक्स की फिगर चेंज होगी, सही है ना? टैक्स की फिगर चेंज होगी, यानी कि टैक्स का फिगर डायरेक्टली नहीं आ सकता, यानी कि टैक्स की अलग वर्किंग बनेगी। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेंटेनेंस एडवांस पे हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सही है ना? हाँ, इस पे एक सवाल भी आएगा मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के नाम से आगे जाके, कैफ का एक बड़ा मशहूर जमाना सवाल है, बड़ा मशहूर जमाना सवाल है, ठीक है? तो वर्किंग हम टैक्स की कल करेंगे, मगर मैं यहाँ पे इस बात के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो फिगर है 25 रुपए और 25 रुपए ये गलत लिखी है, कैश वाइज ये सही है, कैश वाइज, कैश फ्लो वाइज सही है, डिस्काउंटिंग वाइज सही है, मगर टैक्स वालों के रिकॉर्ड में ये ईयर 1 के बजाय ईयर 2 में आएगा, क्योंकि वो नॉर्मल एक्रूवल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे होते हैं। ये 3 की जगह 4 पे आएगा, तो टैक्स की वर्किंग चेंज होगी, ठीक है जी? तो टैक्स की वर्किंग के लिए हमें नई वर्किंग बनानी पड़ेगी टैक्स की, जो कि इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे, वर्किंग फॉर टैक्सेशन, ठीक है? चले, अच्छा अब लास्ट में बस एक बात, फिर हम क्लास एंड कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है नमाज का। बिल्कुल सही, हमारा सिर्फ ये ट्रीटमेंट कल होगा। अच्छा, अब ये कल हमारी क्लास कितने बजे? 3 बजे से लेके 5:45 तक इंशाल्लाह, ये सैटरडे को है। और संडे को जो हमारी टाइमिंग है वो क्या होगी? इंशाल्लाह संडे को हमारी टाइमिंग होगी 12:15 से लेके 3 PM, और फ्राइडे और थर्सडे की टाइमिंग आपको पता है वही रहेंगी जो हमारी आज और कल हुई है क्लास, ठीक है जी? चले, इंशाल्लाह आपसे कब मुलाकात हो रही है? 3 बजे मुलाकात हो रही है, तकरीबन 18 घंटे बाद, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, आई गेस 18 आवर्स बाद, हाँ 18 आवर्स का ब्रेक है हमारा, तो 18 आवर्स बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। कल दोपहर 3 बजे से लेकर 5:45 असर की नमाज पे हम एंड कर देंगे, और संडे को 12:15 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास होगी, ठीक है जी? कोई क्वेरी हो किसी भी चीज से रिलेटेड, आप मुझे बिला झिझक इनबॉक्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं कल आपसे लाइव क्लास में 3 बजे, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।